Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is regarding cesarean section. ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पूरा पूरा अगर सिजेरियन सेक्शन को देखा जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आईएमएम में भी आ चुका है, ये जो है एफसीपीएस में भी आ चुका है पार्ट 2 के, और एमसीपीएस में भी आ चुका है। इवन जो बाकी जैसे कि डीजीओ वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, तो सिजेरियन सेक्शन एक ऐसी चीज है जो किसी भी एस्पेक्ट से ये उठा के दे सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा एफसीपीएस के एग्जाम्स में कॉमनली नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने MRCOG 3 के पैटर्न को देखते हुए, खासकर जैसे कि हमारे कुछ बहुत ही सीनियर MRCOG 3 के मेंटोर्स हैं जैसे कि डॉक्टर सरोर हैं, उनके कुछ ऐसे लेक्चर्स, उनके ऐसे कुछ रिकॉल्स, खासकर जो सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वही हमारा अभी उठा कनेक्ट। के जो है इन्होंने दिए हैं। म्यूटेड नाउ। तो यही उन्होंने उठा के जो है रिकॉल्स बना के एफसीपीएस की जो वाइवा हैं उनमें दिए हैं। तो अब अगर देखा जाए कि सिजेरियन सेक्शन किस तरह से आ सकता है, ये सिजेरियन सेक्शन प्रोटोकॉल्स की सूरत में भी आ सकता है। अब सिजेरियन सेक्शन प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर डिस्कशन होता है। उसमें प्रोटोकॉल राइटिंग, जैसे किसी भी यूनिट की में जहाँ पे हम काम करते हैं, किसी भी कंट्री में हम काम करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में हम काम करते हैं, वहाँ पे हर चीज के एक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल जिनको वो इंटरनेशनली गाइडलाइन से लेके कुछ अपने जो रीजनल पॉलिसीज हैं, जो रीजनल बैकग्राउंड्स हैं, जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं, वो सारे उनको ऐड ऑन करके एक प्रोटोकॉल बना देते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर सादिया कल को बीएमसी में बैठी है, तो वो किस तरह से सिजेरियन सेक्शन करेगी, उसकी क्या इंडिकेशंस होंगी, उसकी क्या जो है मेथड्स होंगे, प्री ऑप उसमें क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, और पोस्ट ऑप उसमें क्या है, थ्रू आउट जो उसका है। अब प्रोटोकॉल्स क्यों, मतलब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? प्रोटोकॉल्स की इम्पोर्टेंस, हम पाकिस्तान में काम करते हैं, हमने इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर और जो ये मेडिकल जो केसेस होते हैं, एलिगेशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी का ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर गायनी ऑप्स के हम सिनेरियो में कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी का जो है सिजेरियन सेक्शन के दौरान कोई मिसहैप हो जाता है, कोई प्रिटेन स्वाब हो जाता है, कोई बाद में इन्फेक्टेड हो जाती है, मोर्टेलिटी हो जाती है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी हो जाती है, न्यूनेटल डेथ हो जाती है, लो एबगार होता है, सीपी चाइल्ड होता है, किसी भी कंडीशन में वो जो कपल था या वो जो माँ थी या उसकी फैमिली थी, वो उठा के जो है वो एलिगेशंस लगा सकते हैं इस चीज के ऊपर कि कोई एरर रहा जिसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। तो फिर उन एरर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई ये एरर हुआ या नहीं हुआ? तो होता ये है कि उसको इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, और या फिर उस हॉस्पिटल ने जो अपने लोकल प्रोटोकॉल्स बनाए होते हैं, उसके साथ उस बंदे को, जो डॉक्टर जिसने ये सर्विसेज प्रोवाइड की थी, जो टीम पूरा उस वक्त मौजूद था, वो उसको जो है एनालाइज करते हैं कि गैप कहाँ पे था। यानी कि क्या प्री ऑप उसकी असेसमेंट सही नहीं हुई थी, उसकी इंडिकेशन सही नहीं थी, या पोस्ट ऑप जो प्रोटोकॉल में जो है, क्या उस तरीके से इसको नहीं किया गया था, या सिजेरियन सेक्शन के स्टेप्स अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए थे। तो इस बेसिस पर अगर किसी भी जगह पे उस प्रोटोकॉल के फॉलो में कोई एरर है, तो फिर ये एलिगेशंस आके कि भाई हाँ वाकई इस बंदे से ये मिस्टेक यहाँ पे हुई है, फिर वो लॉ डिसाइड करता है कि ये ह्यूमन एरर है या ये वाकई इंटेंशनल एरर था। वो बाद में फिर जाके इसकी डीप स्टडीज होती है कि इसके साथ बेसिकली करना क्या चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसका डिसीजन होता है। लेकिन बहरहाल प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन के हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोकॉल से, और फिर उसके बाद हम सिजेरियन सेक्शन का एक दूसरा सिनेरियो जिसमें जो है रिकॉल है कि सेकेंड स्टेज पे, या सिजेरियन सेक्शन एट सेकेंड स्टेज, या सिजेरियन सेक्शन एट फुल डायलिटेशन, उसमें क्या होता है। वो उसकी कुछ अपनी उसमें रिस्क्स होते हैं, उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम उसको किस तरह से करते हैं। ये दोनों सिनेरियोज आते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कशन।
अब देखो, स्ट्रक्चर डिस्कशन के बेसिक नॉर्म्स होते हैं। जब भी आप एग्जामिनर के सामने बैठते हो, स्ट्रक्चर डिस्कशन चाहे MRCOG 3 में हो रहा हो, चाहे CPSP में हो रहा हो, योर बेसिक लैंग्वेज इज इंग्लिश। You proceed, you introduce yourself, and you say, I have read this scenario and I'm ready to proceed. Structure discussion is बेसिकली मुझे बहुत पसंद है। ये आपके सामने बहुत ही क्लियर कट सा एक सिनेरियो होता है, जो आपने पहले से बहुत अच्छा उसको प्रिपेयर किया होता है। और यूजुअली वो एक रिकॉल ही होता है। यूजुअली स्ट्रक्चर डिस्कशंस आर रिकॉल्स। उसमें एकदम से नई क्रिएशंस नहीं आई होती। यूजुअली दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 4 5 6 मैक्सिमम क्वेश्चंस, जिनको आपने आंसर करना होता है, और विद इन 9 मिनट्स आप इसको कर देते हो। मेरी बहुत हम लोग। आई वॉन्ट यू ऑल टू म्यूट योर माइक। उसके बाद जो है, अब ये है क्या, बेसिकली ये रिकॉल एग्जैक्ट जो है, ये वीडियो जो अवेलेबल है यूट्यूब पे, ये एग्जैक्ट उसी तरह से आया हुआ है कि यू यू हैव टू राइट प्रोटोकॉल्स फॉर सिजेरियन सेक्शन। अब प्रोटोकॉल्स किस तरह से लिखते हैं, ये बिल्कुल रीसेंट और एक फ्रेश जो है रिकॉल है। ये नहीं है कि 2 3 साल पुराना है। 2000 ये 24 और 25 में जो रिकॉल्स हैं 23 के, उनमें ये सर्कुलेट कर चुका है MCPS में और FCPS में। तो प्रोटोकॉल्स में बेसिकली आपको पहले ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, सिजेरियन सेक्शन होता क्या है, उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। तो इससे स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको रटिफिकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये उस तरह से क्लिनिकल गवर्नेंस का, जैसे कि आप लोग समझ रहे हो कि एक रट्टा मारना है, नो, इट्स नॉट दैट। ना ये रिसर्च है, ना ये कोई ऐसा आप लोगों को ऑडिट करना है। इट्स नथिंग लाइक दैट। सिंपल आपने प्रोटोकॉल्स ड्रॉ करने हैं, सिंपल आपने प्रोटोकॉल्स बताने हैं, जो कि हम एग्जैक्टली अपनी जो रूटीन है हम उसमें फॉलो कर रहे होते हैं। ट्रस्ट मी, आपको एग्जाम में कुछ भी समझ ना आ रहा, आप अपनी जो रियल लाइफ में जो आप कर रहे होते हो, जो आपके सुपरवाइजर्स कर रहे होते हैं, जो आपके सीनियर्स, SRs, असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो कर रहे होते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम जो है वो उसी चीज को मिमिक कर रहा होता है। और आपके जो प्रोफेसर्स हैं, इवन जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, दे आर एग्जैक्टली फॉलोइंग द गाइडलाइंस। ट्रस्ट मी, कोई भी गाइडलाइन से इधर उधर की चीज नहीं है। इसलिए जो आप कर रहे हो उसको कॉन्फिडेंटली बताओ, अपने आप को रियल लाइफ रियल सिचुएशन में लाके उस चीज को आप बताओ, आप बच जाओगे। विद आप ये इस चीज से बेहतर है कि आपको कोई आंसर उस टाइम ना आ रहा हो, आप उसकी रियल जो सिचुएशन है उसमें जाके उसको इमेजिन करके वो आंसर करो, एंड इंशाल्लाह यू विल गो थ्रू इट। तो खैर, हम आते हैं। ये स्टार्ट इस तरह से होता है कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ये टीचिंग की सूरत में भी आ सकती है। देखो, फॉर एग्जाम्पल, टीच योर जूनियर रिगार्डिंग डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स फॉर द सिजेरियन सेक्शन। अब देखो, चाहे टीचिंग हो, जो भी हो, चीज जो है बेसिकली जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है। आप उसको खाली मोल्ड करते करते हो टीचिंग के कुछ सेंटेंसेस में, या आप उसको मोल्ड कर देते हो सिंपल एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में। डिपेंड्स। सो बी प्रिपेयर्ड। अपनी नॉलेज जब आपके पास है, यू कैन इजिली पास इट। आपकी इंडिकेशंस जो है सिजेरियन सेक्शन की क्या होती हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल। इंडिकेशंस मैटरनल होती हैं, फीटल होती हैं, और डेफिनेटली कुछ रिपीटेड इलेक्टिव केसेस होते हैं। मैटरनल इंडिकेशंस में वी ऑल नो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, प्लेसेंटा प्रेविया एक्रीटा, सेवियर प्री एक्लैम्शिया, एक्टिव हर्पीज जो कि हम इन्फेक्शियस डिजीज में हम पढ़ेंगे, और कोई ऐसा पेशेंट जो टोलैक ले रहा है एंड देयर इज रिस्क ऑफ यूट्राइन रप्चर। सही है। कोई भी ऐसी कंडीशंस जो मेटरनल के कैटेगरी में आ रही हैं, दीज आर, जैसे फॉर एग्जांपल माँ के इश्यूज हैं, वो आएंगे आपके इस इंडिकेशन में। फीटल में क्या आएंगी, वो ऐसी कंडीशंस जो कि फीटस को रिस्क में डाल रही हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सिजेरियन करना चाह रही हूँ बिकॉज आई एम मोर कंसर्न्ड विद द फीटस। अब जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, ऑल्दो ये माँ के साथ भी कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, माँ माँ भी तो उधर जा रही है, उसका भी तो होने वाला है सिजेरियन, बट मैं कर रही हूँ इसको
ब्रीच की वजह से सिजेरियन, तो मैं इट मींस आई एम मोर कंसर्न विद द फीटस। अब उसमें कोई ऐसी चीज होगी कि वो या तो प्राइमी है, या तो वो ब्रीच बजाते खुद डिलीवर नहीं हो सकता, वो जो है एक्सटेंडेड है, या उसमें पॉट प्रोलैप्स है, या अलोंग विथ प्लेसेंटा प्रेविया है, या ओलिगो के साथ है, कोई भी ऐसी कंडीशन बट रिलेट कर रही है फीटस के साथ, तो मैं उसको उसकी इंडिकेशन में कहूंगी आई डिड द सिजेरियन सेक्शन ड्यू टू द फीटल इंडिकेशंस। क्योंकि मेरा जो प्रायर जो मेरा एम था, आई वाज ट्राइंग टू सेव द फीटस। सो उसमें क्या आ सकते हैं? उसमें आ सकते हैं ब्रीच, ट्रांसवर्स लाई। अब देखो, ट्रांसवर्स लाई को भी मैंने क्यों फीटल में डाला, ऑल्दो है तो ब्रीच, यानी मैंने नहीं, इंटरनेशनली क्यों हमने इसको फीटल में इंडिकेशंस में डाला, बिकॉज ट्रांसवर्स वाली मदर पूरी अपनी लेबर ले सकती है, उसमें बजाते खुद उसकी लेबरिंग में, उसकी बॉडी में, उसकी फिजियोलॉजी में इंडिकेशन नहीं बन रही है सिजेरियन की। बट द मेन इंडिकेशन, जो मेन मसला है, वो फीटस की पोजीशन में है। तो इस वजह से हम उसको जो सिजेरियन कर रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द फीटल रीजंस, फीटल इंडिकेशंस। आई होप आई एम एबल टू क्लैरिफाई टू यू। देन हम आते हैं इलेक्टिव की तरफ। डेफिनेटली जो प्रीवियस सिजेरियंस हैं, या मेटरनल रिक्वेस्ट की वजह से हुई है, कोई मेटरनल मेडिकल कंडीशंस है अलोंग विद दैट, तो हमने उसको कर लिया, दैट इज द इलेक्टिव इंडिकेशंस फॉर द सिजेरियन सेक्शंस। अब हम आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, or if you are teaching your ST1, you say, okay, we have certain indications for cesarean section. Before writing the protocols, I want you to know them. So you can basically um, classify it, or you can put a patient in a group. Either you are doing cesarean section due to fetal conditions, or fetal indications, or maternal indications. Then there are certain classifications of the condition of the cesarean section. It is divided category wise into category 1, 2, 3 and 4. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरी 1 में वो फॉल होती है जो कि इमीडिएट हमें करना होता है विद इन 30 मिनट्स। ये एक बहुत ही एग्जामिनर्स का क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि प्लेसेंटा प्रेविया को आप मैनेज कर रहे होते हो, उधर से ब्लीड कर रही है, उधर से फीटल डिस्ट्रेस में, आप कहते हो मैं इसको सी सेक्शन करूंगी। फिर कुछ एग्जामिनर्स कहती हैं कौन सा सी सेक्शन करोगी, तो योर आंसर इज कैटेगरी 1 सिजेरियन सेक्शन। वो ये कैटेगरी सुनना चाह रही होती है। कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, यानी वो ये देखना चाह रही होती है कि आप कितने अर्जेंटली जो है इसको सिजेरियन सेक्शन करोगे। जब आप 30 मिनट्स में आपको उसको करना है, दैट इज कैटेगरी 1। आप उसमें 75 मिनट्स तक टाइम ले सकते हो, अगर आपको इंडिकेटेड है कि मैटरनल कॉम्प्रोमाइज है, कोई fetal कॉम्प्रोमाइज है, बट यू स्टिल हैव 75 मिनट्स, तो दैट विल बी योर कैटेगरी 2 सिजेरियन सेक्शन। कैटेगरी 3 सिजेरियन सेक्शन विल बी दैट, जब आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ना मैटरनल में कॉम्प्रोमाइज है, ना फीटल में है, एंड यू कैन वेट फॉर अप टू 24 आवर्स। कभी कभी हम सारी रात वेट करते हैं, हम कहते हैं सुबह मैं तुम्हारा सिजेरियन सेक्शन कर दूंगी, या इस तरह जो भी है, यू कैन गो, आप इसको जो है कैटेगरी 3 में ले आते हो। नाउ, जितने भी हम इलेक्टिव केसेस करते हैं आफ्टर 39 वीक्स, चाहे वो मैटरनल रिक्वेस्ट पे थी, चाहे हमने प्रीवियसली डिसाइड किया हुआ था, जैसे कि ये कार्डिक, या ऐसी कार्डिक पेशेंट है, या इसके एक्टिव लीजन्स हैं, जो भी है कि हमने इसको 39 के बाद जो है इसका सी सेक्शन कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल IUGR भी था, तो हम ऐसे जो पहले से मेरे माइंड में था कि मैं इसको इतने दिनों बाद इस डेट पे सिजेरियन करूंगी, दैट विल बी कैटेगरी 4 सिजेरियन सेक्शन। अब खैर, यहाँ तक तो आपका ये एक बेसिक सी जो नॉलेज है, यू मस्ट नो इट वेरी, को बिल्कुल आपको ये हो जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। अब जब आप सिजेरियन करते हो, कुछ आपने ये तो थी RCOG की क्लासिफिकेशन, फिर WHO की एक रॉबसन्स क्लासिफिकेशन है, वो हम अलग से करेंगे, इसमें हम नहीं करेंगे रॉबसन्स क्लासिफिकेशन। तो खैर, वो भी आपने थोड़ा बहुत टच कर दिया कि along with this classification there is Robson's classification as well. सो बस सिर्फ उसका नाम ले लिया, इफ यू आर टीचिंग द प्रोटोकॉल्स। फिर आप आते हो कि अगर एग्जामिनर या
आपको सिनेरियो गौर से पढ़ना है। अगर एग्जामिनर बोलती है राइट डाउन प्रोटोकॉल्स फॉर सिजेरियन सेक्शन अकॉर्डिंग टू रॉबसन्स क्लासिफिकेशन, हो सकता है उन्होंने इसको इस तरह से बनाया है, तो फिर आपको रॉबसन्स बहुत ही डिटेल से बताना होगा। ठीक है, वो हमारा इंशाल्लाह इसी मॉड्यूल में है, वो आप आराम से कवर कर लोगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आसान सी चीज है रॉबसन्स क्लासिफिकेशन, आपको सिर्फ इसको बार बार रिवाइज करना है। देन आपके पास आता है कि आप अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं, आपने पहले उसको बता दिया कि किस इंडिकेशन पे था, कौन सी क्लासिफिकेशन में है। फिर आप कहते हो कि अब जो है प्री ऑप प्रिपरेशंस क्या होनी चाहिए बिफोर द सिजेरियन सेक्शन। ये आपकी जितने भी हेडिंग्स हैं ये आपने एग्जामिनर को बतानी है। ये जो बीच में मैं इतना डिटेल बता रही, इट्स जस्ट फॉर योर बैकग्राउंड नॉलेज। अदरवाइज स्टे हेडिंग वाइज। ये जो आप मेरे नोट्स देख रहे हैं, मैंने अपनी जो ज्यादा मेरी मेहनत थी दैट वाज बेसिकली ऑन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आप एक मेजर हेडिंग बताते हो स्टार्टिंग में और उसके बाद आप सब हेडिंग्स को सिर्फ टच देते हो, ठीक है, ताकि आप वो कवर कर सको। यू जस्ट हैव 10 मिनट्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी ST1 को टीचिंग में बताऊं कि in the pre-operative preparation and counseling we have to take a informed consent, we have to counsel the patient, okay, we have to inform her that there is need for fasting। इस तरह से करके ये जो सब हेडिंग्स हैं मैं इनको एक एक लाइन में बताऊंगी। सो हेयर वी ऑल नो कि एक सिजेरियन सेक्शन के लिए खासकर अगर वो इलेक्टिव है तो उसमें हमारे पास जो है फास्टिंग होनी चाहिए। काउंसलिंग हम उनको कराते हैं। काउंसलिंग हर केस में जो है, काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि आप उसको जो उसकी बैकग्राउंड नॉलेज है आप उसको बढ़ाते हो, उसके ब्रेन में जो एंजाइटीज हैं, जो स्ट्रेस है, आप उसको कम करने के लिए उससे बातचीत करते हो, उसको बताते हो, तसल्ली देते हो रिगार्डिंग द प्रोसीजर, रिगार्डिंग प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप, जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं उनकी डिटेल्स बताते हो। सो ये हर प्री ऑप में आपका जो बेसिक प्लान है वो तो चलता ही है। आप अपनी रिमेनिंग इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करते हो, जो एक रिकमेंडेड बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं दैट और आल्सो पार्ट ऑफ द सिजेरियन। वही आप उसका ग्रुपिंग है, उसका वायरल सीरोलॉजी है, उसका कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सारा आप उसकी जो बेस लाइन्स हैं वो सारा आप देखते हो। You also do the prophylaxis screening और VTE risk assessment of the patient। ठीक है, आप उसको पहले से ही लिख के दे देते हो। अब देखो स्टॉकिंग्स, अगर पेशेंट इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन में हो रही है, यू हैव टू प्रोवाइड हर विद स्टॉकिंग्स। वो वो है उसकी इंडिकेशन है। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी केस रिलेटेड अपने बता रहे हो तो आप उसी तरह से मॉडिफाई हो जाया करो। आपके पास हर चीज की नॉलेज है, जो जो नॉलेज जिस एस्पेक्ट में फिट बैठती है वो आपको बता देना चाहिए। खैर उसके बाद एंटीबायोटिक्स वी ऑल नो, हमें सिंगल डोज जो है फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरेंस जो है उसको दे देनी चाहिए प्रायर इंसिजन। ये आपके वर्डिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि यही रिकमेंडेशंस हैं, यही गाइडलाइंस की रिकमेंडेशंस हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस यही है अंटिल द पेशेंट हैज बीन एक्सक्लूडेड फॉर एनी काइंड ऑफ ड्रग एलर्जीज स्पेशली टू सिफेलोस्पोरेंस और पेंसिलिन। आप अपना आईवी एक्सेस करते हो, आप पेशेंट की जो है, पेशेंट अगर रेस्ट मोड में है या प्रायर सिजेरियन, आप उसको जब तक उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो आप उसको पोजीशन करते हो लेफ्ट लेटरल टिल्ट के साथ, ताकि आप प्रिवेंट करो एओर्टोकेवल कंप्रेशन को। साथ में आप उसको जो है एनेस्थीसिया के लिए उसका एक जो है एनेस्थेटिस्ट से उसको मिलवाते भी हो, और उसकी जितनी भी प्री रिक्विजिट्स हैं, डिस्कशंस हैं, मोड ऑफ एनेस्थीसिया, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, जो भी है, इंडिकेशंस कंट्राइंडिकेशंस, वो एनेस्थेटिस्ट के पल्ले आप बांध के आपकी जिम्मेदारी में विद अलोंग विद जो उसका एंटासिड्स है वो आप जो है उसको प्रोवाइड कर देते हो। देखो हम एक मिस्टेक करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, हम एंटीबायोटिक सब लोगों को देते हैं, लेकिन हम जो है बीटा ब्लॉकर्स को जो है वो रिसेप्टर्स को, एंटासिड रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सॉरी अबाउट बीटा ब्लॉकर्स, आप हम ये भूल जाते हैं। और जो है पेशेंट में जो है बाद में बहुत सारे जो इश्यूज स्पेशली जो रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है वो बढ़ जाता है। सो हमें अपनी रूटीन में ये भी ऐड कर देना चाहिए। एंड फॉलिस कैथेटर वो तो डेफिनेटली हम सब कर रहे होते हैं। ये था अब उसका प्री ऑप प्रिपरेशन। अब देखो एनेस्थीसिया, मैंने कहा कि एनेस्थेटिस्ट के पल्ले बांध लो
और आपने एक लाइन बता दी, लेकिन आपकी अपनी नॉलेज के लिए आपको पता है कि कितने टाइप्स के एनेस्थीसिया होते हैं जिसमें आप सिजेरियन सेक्शन करा सकते हो। एक तो जनरल एनेस्थीसिया में भी आप करा सकते हो, आप रीजनल में भी करा सकते हो, और बाकी जो हमारे पास इंट्राथीकल ओपियाइड्स वगैरह, ये ऑल्दो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट आप इनको एक टच दे सकते हो। मे भी शायद अभी भी पाकिस्तान में बहुत स्टैंडर्ड के जो इंस्टीट्यूट्स हों, मे भी उनमें अवेलेबल हों, बट जो हमारी प्रैक्टिस है दैट इज रीजनल एंड जनरल एनेस्थीसिया की। खैर, हम जो भी हैं, हम हर उस कंडीशन में हम अनेस्थेटिस्ट को, यानी एमडीटी जहां जहां आपके पास इन्वॉल्व होती है, आप वहां पे इन्वॉल्व करके अपनी जान खलास कर देते हो। और केटामीन, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि ये भी हो सकता है, इसका भी यूज हो सकता है व्हेन यू डू नॉट हैव एक्सपर्टीज बाकी चीजों के लिए। तो आप ये जो एक फैसिलिटी है ये अवेल कर सकते हो। फिर आप आ जाते हो अपनी, जो आपका एनेस्थीसिया था, जो इंडक्शन था, वो सब हो गया। सब, अब हम आते हैं सर्जिकल टेक्निक्स की तरफ। प्रायर सर्जिकल टेक्निक्स आप थोड़ा बहुत इसको और जो है पॉलिश कर सकते हो, कि आप पेशेंट को जो है बाथिंग, ड्रेस चेंजिंग, शेविंग, ये सारे उसको जो है आप बता देते हो, काउंसिल कर देते हो। बट चूंकि हम प्रोटोकॉल्स बना रहे हैं, ये इमरजेंसी को भी कवर कर रही है और ये इलेक्टिव को भी कर रही है, इसीलिए इसमें वो इतनी सारी डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं है। खैर, आप क्या करते हो पेशेंट की, अब इसमें भी हेडिंग वाइज आप जाते हो कि पेशेंट की आप स्किन प्रिपरेशन करते हो, जैसे कि हम वो आयोडीन से करते हैं, या फिर क्लोरहेक्सिडीन अल्कोहल से भी आप कर सकते हो। और फिर आप आते हो अपनी जो बेसिक, जो आपका कोर नॉलेज है, वो यहाँ आती है। ठीक है, योर स्किन इंसिजन। अब आपके पास चॉइस, वी हैव डिफरेंट चॉइस, यू नो माय ST1, यू हैव डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट चॉइसेस फॉर द site and the mode of the skin incision, like Phenastine, Joel Cohen, midline vertical. But we usually prefer Phenastine incision. Those, the other two are for specific conditions. ठीक है, अगर वो पूछती है यू कैन टेल हर। फेनेस्टीन अब क्या है, ये एक ट्रांसवर्स कर्व्ड इंसिजन है। ठीक है, स्माइल अप है, स्माइल डाउन नहीं है, स्ट्रेट भी नहीं है, इट इज स्लाइटली कर्व्ड है, 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फिसिस है। ठीक है, एंड दैट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द सर्जन्स, एंड इजी टू परफॉर्म, इजी टू हील। ठीक है, बाकी आपने थोड़ा सा जो डिटेल में दूसरे इंसिजन्स को पढ़ लिया। Then you go inside the details of the layers. कि आप, let me tell you about how we dissect the abdomen layer wise. So let me tell you that the first thing which we incise is skin. Then beneath that is the subcutaneous tissue that is also called as Camper's and Scarpa's fascia. मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रक्चर डिस्कशन इज नाउ योर गेम टू प्ले। अपनी एक्सेंट, ना कॉन्फिडेंस, अपने जुमलाबाजी, वो आप सारे यहाँ पे यूज कर सकते हो, बट वेरी कॉशियसली। डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको इस चीज का मजा लेना है। वो सिर्फ मजा आपकी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में है। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, डेप्थ में कभी भी नहीं जाओ। नोट्स आर जस्ट टू स्ट्रेंथन योर नॉलेज, बट बेसिकली आपने एक दफा ये लेक्चर सुन लिया, देन यू जस्ट हैव टू गो थ्रू हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। आपकी रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस, ये दोनों चीजें हैं, इससे ज्यादा आपने डिटेल में नहीं करना है। आपके सारे लेयर्स उसको स्टेप वाइज बता देते हो, और फिर आप आते हो यूट्राइन इंसिजन की तरफ। वी हैव choices for the uterine incision as well. So the main or the favorite one which most of the obstetricians adopt is the lower segment transverse incision. That is the standard one that carries the lower risk for the rupture and bleeding. We also have the choice for the classical or the vertical uterine incision, but अब वो क्या है कि वो लिमिटेड है, वो किसी एक स्पेशल हाई रिस्क केस के लिए हमने उसको रखा हुआ है। जे टाइप हम एक्सटेंशंस करते हैं वेन एवर वी नीड इट टू इंक्रीज द स्पेस। तो सिर्फ हेडिंग वाइज आपने बता दी। देन यू गो टुवर्ड्स द डिलीवरी। अब सबसे पहले करना क्या है, आपने जो आपने इंसिजन दिया है, अब उसको आपने ब्लंटली एक्सटेंड करना है। देखो, शार्प एक्सटेंशंस आर नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ ब्लंट एक्सटेंशंस करते हो, और वो हम यूजुअली किससे कर रहे होते हैं, अपने थंब से कर रहे होते हैं। आपने प्रैक्टिस किया भी होगा और देखा भी होगा। देन
आप डिलीवर कर देते हो फीटल हेड को। अब यहाँ फीटल हेड की जो डिटेल्स हैं डिलीवरी की, वो हमारे अगले सिनेरियो में, ठीक है। अगर आप चाहो, आपका सिर्फ ये आया है, तो आप वो चीजें इसमें ऐड कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि ये हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इस तरह हम फीटल हेड को जो है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं इम्पेक्टेड हेड में या नॉर्मल हेड डिलीवरी में हम क्या करते हैं। बट यहाँ पे सिर्फ प्रोटोकॉल्स करने की बात है, तो हम यहीं तक इतना ही बताएंगे। देन आप उसको यूट्राइन क्लोजर, सुचरिंग टेक्निक्स, ये सारे आपके नोट्स में मौजूद है। कि आप क्या करोगे, आप उसको बताओगे कि वी यूज एब्जॉर्बेबल सुचर्स। डेफिनेटली हमें यूट्रस को परमानेंटली तो हमने उसको वो नहीं करना है ना, वी हैव टू यूज एब्जॉर्बेबल सुचर्स। हम उसको टेक्निक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वी डू इट कैसे करते हैं। वी यूजुअली जो है इसका, वी कैन डू द क्लोजर वाइज सिंगल लेयर और डबल लेयर, ठीक है। बट अब देखो, हमारे सेटअप में ना हमारे ट्रस्ट, ना हमें स्विचर मटेरियल पे है, ना हमारे थ्रेड्स पे हमें ट्रस्ट है, ना हमारे सर्जन्स पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्रेनीज, मोस्ट ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियन आर ट्रेनीज। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन, हम डबल लेयर में उसको क्लोजर करते हैं, ताकि हम उसको जो रिस्क ऑफ रप्चर है उसको रिड्यूस करें और इम्प्रूव करें उसकी हीलिंग को और हेमोस्टेसिस को सिक्योर करने के लिए। और मेथोडोलॉजी क्या है, लॉकिंग स्टिचेस हम करते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं जो थ्रू आउट हमारे सुचर्स हैं वो इवनली वो हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उनमें टेंशन ना हो। ये सारे वर्ड्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दैम। देन आप क्या करते हो, आप आ जाते हो, वी सिक्योर द हेमोस्टेसिस। ये जो बड़ी बड़ी बातें, इन्वर्टेड यूट्रोसैक्रल सस्पेंशन, ये वो अवॉइड देम। जो चीजें आपकी जनरल प्रैक्टिस की नहीं है, यू अवॉइड देम, ठीक है। ये मेरा मशवरा है। देखो, एक बुक लिखते हैं हम, एक नोट्स बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं दुनिया जहान की अला बला शला जो भी हमें कहीं से भी नॉलेज मिल रही है, इसमें हम डाल दें, कल को हमें उसको रिवीजन करने में आसानी हो। बट वेन यू आर प्रोड्यूसिंग दैट, स्टे सिंपल। ये मेरा मशवरा हमेशा याद रख। देन आप उसको एब्डोमिनल क्लोजर के बारे में बताते हो, जो कि हमारी रूटीन में है। यू नो, नाउ वी विल क्लोज द एब्डोमिन, द रिवर्स फैशन आफ्टर क्लोजिंग द यूट्रस। अब आप उसको रिवर्स फैशन में सारा बता दो, अलोंग विद द sutures जो आपके मटेरियल्स हैं। Then, the post-operative care, it is very important for the patient, for the early recovery of the patient. अब उसको सारा बताओ कि अर्ली फेज में आप उसकी मॉनिटरिंग करते हो, आप उसको रिकवरी में ले जाते हो, आप उसकी पूरी मॉनिटरिंग करते हो, वाइटल्स देखते हो, आप उसको एनाल्जेसिया प्रोवाइड करते हो। वी हैव डिफरेंट चॉइसेस फॉर एनाल्जेसिया, आप उसको बता देते हो, ड्रग्स की सूरत में भी हैं। जो हमारे पास फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनको ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह, ये इवन पोस्ट ऑप में भी यूज हो सकती है, ठीक है। आप उसको सारा डिटेल थोड़ा बहुत टच कर दिया। आप जो प्रमोट करते हो पेशेंट के अर्ली मोबिलाइजेशन को, उसकी दोबारा से थ्रोम्बोप्रोफिलेक्सिस को आप टच दे देते हो। देखो, वीटीई रिस्क असेसमेंट अलग अलग होता है। बिफोर डिलीवरी आप उसकी एक करते हो रिस्क असेसमेंट, एंड आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो सिजेरियन है चाहे नॉर्मल डिलीवरी है, आप उसकी दोनों अलग अलग असेसमेंट्स होती हैं आपकी, क्योंकि वो जो प्रायर इंडिकेशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं आफ्टर द डिलीवरी। आप उसको वही, मैं हमेशा बताती हूँ, ABCDEF जो न्यूमोनिक है, वो आप पूरे का पूरा हर पोस्टमार्टम में डाल दिया करो, ठीक है। आप उसकी जो है ब्रेस्ट फीडिंग, कंट्रासेप्शन, सारा जो है उसकी आप डिटेल्स जो है उसको ऐड करके आप यहाँ से जो है शिफ्ट कर जाते हो। अब आप उसको जो इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम है, किसी भी सिजेरियन में, किसी भी सर्जरी में, किसी भी आपका जो भी आप कर रहे हो मेथड रिगार्डिंग द सर्जरी, आप इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम का जो नाम है वो जरूर लेते हो। ये शुरू होती है प्री ऑपरेटिवली, ठीक है। इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड कि मैं बोलूं कि पेशेंट का अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 हफ्ते बाद भी इसकी कोई भी सर्जरी करने जा रही हूँ, मैं जब मैंने इस मौके पर डिसाइड कर लिया कि आफ्टर 2 वीक्स शी विल बी सर्जरी, उसकी सर्जरी परफॉर्म होगी, मैं उसका इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम उसी टाइम से स्टार्ट करवा दूंगी। स्पेशल टीम होती है जो पेशेंट को एजुकेट करती है, उसकी जो है रिकवरी के लिए पेशेंट की फूड से लेके डाइट्स, उसकी जो रूटीन में जितनी भी हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग खत्म कराना, उसको अच्छी डाइट की तरफ लाना, जो भी जो उसकी हीलिंग में, उसके जल्द ठीक होने में
हेल्प आउट करेंगी, वो सारी हमारी इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम प्री ऑपरेटिवली में ही आ जाएगा। इंट्रा ऑपरेटिवली हमारा जो चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया, जो हमारी जो प्रोटोकॉल्स हैं वो, और पोस्ट ऑपरेटिवली उसकी फीडिंग, मोबिलाइजेशन, उसका थ्रोम्बोप्रोफिलैक्सिस, उसकी साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारा इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम के तीनों स्टेप्स में आ जाता है। इनहेंस्ड रिकवरी प्रोग्राम का हमारा अलग से है एक पूरा, वो हम अलग से डिटेल में करेंगे। हो सकता है ये रिकॉल की सूरत में आ जाए। एंड जो WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, ये जो दो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आपने हर सर्जरी में इसको अप्लाई करना है, कोई भी आप सर्जरी कर रहे हो। अब उसको भी हम अलग से, ये भी एक बाकायदा इसका स्टेशन है, इसलिए मैं यहाँ पे बस एक टच दे रही हूँ, जैसे मैं एग्जाम में इसको परफॉर्म कर रही हूँ। मैंने सिर्फ इसका नाम ले लिया और मैंने कहा कि इसकी सब हेडिंग में है कि इन द WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट इज अप्लाइड एट द साइन इन, एट द टाइम आउट, एट द साइन आउट। ओके, सो वी अप्लाई दैट एज वेल। ये आपके प्रोटोकॉल्स में भी आ गया, चाहे आप उसको सिजेरियन के मेथड्स वो पूरा स्टेप वाइज उसको बता रहे हो, जो भी कर रहे हो। किसी भी प्रोसीजर का जो कम्युनिकेशन है, उसकी एथिकल कंसिडरेशंस हैं, वो आप उसको एक हेडिंग डाल के उसको आप बता देते हो। देखो, क्लिनिकल गवर्नेंस की जो 7 Ds होते हैं, वो आप हर चीज में, हर प्रोसीजर में, हर मेथड में जब आप उसको कर लिया ना, उसके बाद नेवर फॉरगेट द 7 Ds ऑफ द क्लिनिकल गवर्नेंस। तो इंशाल्लाह हमारे जो बाकी स्टेशन आएंगे वो 7 Ds की बाकायदा यहाँ पे पिक्चर है। वो आप एक दफा उसको करके आप उसको फिर अपने हर स्टेशन में अप्लाई करते जाते हो। उसमें डीब्रीफ, डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो आपने डेटिक्स करना है थ्रू आउट उसमें, जितना भी डिस्चार्ज से लेके ड्रिल से लेके वो सारे उसमें है। इंशाल्लाह विल डिस्कस दैट इन क्लिनिकल गवर्नेंस एज वेल, एंड अलोंग विद द ड्रिल्स जो बाकी हम परफॉर्म करेंगे। इसमें आपने उसको सिर्फ एक टच दे दिया, फिर आप बता देते हो कि देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स केसेस वी शुड, हमें उन कॉम्प्लेक्स केसेस के लिए भी प्रोटोकॉल्स बना देने चाहिए। लाइक अगर पेल्विक एब्सेस है, या फॉर एग्जांपल अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स केसेस क्या हैं, रिपीटेड जो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस, दैट दे आर आल्सो कॉम्प्लेक्स केसेस, तो हमारे पास उन सब के लिए प्रोटोकॉल्स जो हैं वो बन जाने चाहिए। आप सिर्फ एक नाम और एक आइडिया दे देते हो कि मैं ये चाहती हूँ कि इन सब में ये होना चाहिए, क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए। तो ये सारा आप करके, अच्छा अब जितना प्रोटोकॉल राइटिंग, अब देखो सिजेरियन सेक्शन में स्टैटिस्टिक्स मैंने नीचे क्यों लेके, क्योंकि आप जब प्रोटोकॉल्स राइटिंग करते हो तो आप स्टैटिस्टिक्स को भी एक टच देते हो कि द ओवरऑल रिकमेंडेड सिजेरियन सेक्शन रेट फॉर इंटरनेशनली दैट इज अडॉप्टेड इज 25 to 30%। यानी एक्स्ट्रा सिजेरियंस नहीं होनी चाहिए, जब भी होंगी उन पे ऑडिट होगा। एंड वो जो कॉम्प्लिकेशंस है थोड़ा बहुत उसमें आपने टच दे दिया कि इन्फेक्शन रेट है, ये, बाद में जो है उसका रिस्क ऑफ रप्चर है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपने ये स्टैटिस्टिक्स को प्रोटोकॉल में टच दे दिया, और वो जो क्लिनिकल गवर्नेंस की थी वो सब। अब ये मैं यहीं पे क्लोज करके आप लोगों के साथ दूसरी रिकॉर्डिंग दोबारा से लिंक शेयर कर रही हूँ। थैंक यू।